जी हेलो गाइस, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस क्या देखने वाले तो 100 MVBI यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न में उत्तर यानी कि जिसको हम कह सकते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन कह सकते हैं या 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वही क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डील करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह पार्ट 2 होगा, पार्ट 1 दे रखे हैं, उसको नहीं देखे जाकर जरूर देखिएगा। यह पार्ट 2 होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू कर देते हैं और देखिए इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेगा। जैसे कि यह क्वेश्चन देखिए काफी बार पूछा गया है 2011, 2012, 2014, 2017, 2018, 2019 यानी कि काफी बार नहीं कि 7 बार क्वेश्चन पूछ सका है, 6 से 7 बार। क्या क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन है 1929 की आर्थिक संकट के कारण के संक्षिप्त वर्णन करें। भाई 1929 में जो आर्थिक संकट आया था बेसिकली उसका कारण क्या था। देखिए आपको समझाने के साथ बहुत इजी तरीका से समझा देंगे, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में, वहां पर जाकर ज्वाइन हो जाना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको पता है 1929 के आर्थिक संकट का कारण क्या था। तो इस प्रकार से लिखिएगा 1929 के आर्थिक संकट का निम्नलिखित कारण थे, यानी उस समय निम्नलिखित कारण हो गए। क्या था उस समय, देखिए उद्योग के अत्यधिक मतलब उद्योग जो होता है, कारखाना जो होता है, कम मतलब आप बोलिएगा कंपनी कारखाना जो भी है, देखिए उद्योगों की अत्यधिक उत्पाद के कारण उनके मूल्यों में गिरावट। अब सोचिए बात कैसे, देखिए अब बहुत उस समय कारखाना हो गया, ठीक है ना, अब बहुत वहां पे फैक्ट्री हो गया, फैक्ट्री लग गया। हर फैक्ट्री में क्या हो रहा है, उत्पादन होता है, हर फैक्ट्री में उत्पाद हो रहा है, कुछ न कुछ उत्पाद, लेकिन खरीदार की कमी नहीं है। अगर खरीदार हेले नहीं है भाई, तो खरीदार हेले नहीं है, सामान कौन खरीदेगा, तो उसका मूल्य के सामान गिरावट आएगा कि नहीं। बिल्कुल, आपका अगर कोई आप मार्केट जाते हैं, मार्केट में कोई सामान ज्यादा हो जाता है उसका मूल्य घट जाता है, ठीक है ना, और जो सामान कम रहता है उसका मूल्य ज्यादा हो जाता है। तो वही बात है कि जब वहां पे औद्योगिक के अत्यधिक उत्पादन के कारण उसके मूल्य में गिरावट आना, यानी कि उसके मूल्य के दाम घट जाना, ठीक है ना, इसका फर्स्ट पॉइंट था, फर्स्ट कारण था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या था, प्रथम विश्व युद्ध में यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में नई तकनीकी का प्रयोग से उत्पादन में वृद्धि होने, यानी कि देखिए जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस समय देखिए नई तकनीकी आया था। नई तकनीकी मतलब कोई नया नया मशीन आया था, ऐसा चीज की फटाफट उत्पाद कर सके, तो नई तकनीकी के प्रयोग से उत्पादन में वृद्धि हुआ, यानी कि वृद्धि होने लगा। तो वही बात है, परंतु उत्पादित जो वस्तु था उसका खरीदार बाजार में नहीं मिलना। अब बताइए, अब मशीन आ जाएगा, आप पहले मान गए ठीक है कोई आदमी हाथे काम कर रहा है, ठीक ना, अब वही मशीन से आकर एक दिन में 10 काम कर रहा है, यानी कि 10 को चीज प्रोडक्ट बना रहा है। मशीन आ जाएगा एक दिन में 1000 बनाएगा, तो 1000 बनेगा एक दिन में, रोज जो 1000 बनेगा तो भाई बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उसका खरीदार कहाँ से आएगा। तो ये बात है कि परंतु उत्पाद तो हो रहा था, बहुत ज्यादा उत्पाद हो रहा है, लेकिन बाजार में मार्केट में वस्तुओं को खरीदने वाला खरीदार नहीं मिल रहा था। यही बात था इसका कारण, ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अगर इसी का, देखिए अमेरिका द्वारा यूरोपीय देशों में, देखिए अमेरिका द्वारा, जो अमेरिका बहुत बड़ा धनी देश है, तो उसमें क्या था, वह यूरोपीय देशों में क्या कर्ज दिया था। भाई ये क्या, एक कर्ज मांग लेगा, जिस समय संकट आया हुआ है उसी समय आप कर्ज मांगेगा, होता नहीं है कि मतलब जिस समय किसी का दुख होता है उसी समय कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। तो ये बात है, अमेरिका द्वारा यूरोपीय देशों को दिए गए कर्ज को वापस मांगना। भाई जब यहाँ पर संकट पड़ा हुआ है, खाने के अकाल पड़ा हुआ है, उसी समय मांग लिया, तो मांग लेगा पैसा, तो उस समय देश में पैसा नहीं रहेगा तो कुछ सामान खरीदेगा कैसे, यही कारण था। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, 13, 12, 14, 17, 18, 19 यानी कि काफी बार एग्जाम में पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए प्लीज वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा फ्रेंडों के पास अपने, क्योंकि इस प्रकार से आपको पूरा 10th क्लास का ऑल तैयारी हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी विषय का, टेंशन मत लीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, विश्व बाजार किसे कहते हैं। भाई विश्व बाजार क्या है, विश्व का मार्केट क्या है। जैसे हम लोग के शहर में होता है मॉल, जिसको बोला जाता है, उसमें हर मतलब जो मटेरियल रहता है उसमें रहता है जो हम खरीद सकते हैं। तो देखिए विश्व बाजार होता है कि हर देश के सामान वहां पे उपस्थित होता है, जैसे कि हर देश के सामान खरीदने को उपस्थित रहता है वहां पे, तो विश्व बाजार उसी को कहते हैं। जैसे कि विश्व बाजार ऐसा बाजार होता है जहां सभी देशों की वस्तुओं आम लोगों की, आम लोगों मतलब समझ रहे, मतलब आम जनता, मतलब कोई भी खरीद सकता है, आम जनता के या आम लोगों के खरीदने के लिए उपलब्ध होती है। यानी कि विश्व बाजार ऐसा बाजार होता है, ऐसा मार्केट होता है जहां सभी देशों की, सभी कंट्री की वस्तुआ जो प्रोडक्ट होता है वहां पे आम जनता जो खरीदने के लिए उसको उपलब्ध रहता है। जैसे कि भारत की बात करें तो भारत में जो हमारा आर्थिक राजधानी था मुंबई, पहले भारत की राजधानी मुंबई हुआ करता था, यह बात आपको भी पता होना चाहिए। तो वहां पे क्या होता था, यह क्वेश्चन आपको पूछ देगा, तो वहां पे क्या होता था, वहां भी क्या है, वह बेसिकली विश्व बाजार है। वहां पे जाइएगा तो हर देश के सामान वहां पे मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे कॉफी है, कॉफी भाई क्या है, कॉफी हमारे देश का नहीं है,
कोट पैंट क्या है, हमारे देश का नहीं है। तो बेसिकली वहाँ पे हर एक सामान मिल जाएगा जो कि हमारे जो दुनिया में जो पाया जाता है, विश्व में पाया जाता है। तो बेसिकली हमारे लिए क्या है, एक विश्व बाजार है, ठीक ना। यह क्वेश्चन 2016-2019 के एग्जाम में पूछा गया, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बीएसवी यानी कि बिहार बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें अगर 3 नंबर क्वेश्चन ले, हाँ देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा, बहुत इजी क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? देखिए चिपको आंदोलन 1970 में चलाया गया था और किसके द्वारा? तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था। और यह क्यों चलाया गया था? तो पेड़ों को जो कटाई होता है ना, पेड़ को कटाई को रोकने के लिए चलाया गया था। जो पेड़ जो ठेकेदार काटता था उसको रोकने के लिए चलाया गया था। ऐसे भी पेड़ नहीं काटना चाहिए, पेड़ को काटने से बहुत ऐसा प्रभाव पड़ता है, तो इसको पेड़ को काटने के लिए चलाया गया था चिपको आंदोलन। उसमें महिलाओं ने बहुत भूमिका निभाई थी, महिलाओं ने बहुत अच्छा भूमिका निभाई थी। वह पेड़ों से चिपक कर और ठेकेदार को पेड़ काटने से रोकती थी, क्योंकि पेड़ से चिपक जाएगी तो कोई पेड़ थोड़ी ना काटेगा। तो इसीलिए महिलाओं उसमें बहुत बड़ा भूमिका निभाया था। तो क्या देखिए पूरा अगर बात करें तो देखिए 1970 के दशक में उत्तराखंड के गढ़वाल के तराई क्षेत्र में, क्या गढ़वाल है ना, गढ़वाल के तराई क्षेत्र में क्या होता है, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन चलाया गया था। देखिए 1970 के दशक में उत्तराखंड में क्या हुआ था, सुंदरलाल जो बहुगुणा उनके नेतृत्व में चिपको आंदोलन चलाया गया था, ठीक ना। और चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो ठेकेदार होता है, जिसे कहते हैं ठेका लेके कोई काम कर रहा है, तो हिंदी में भोजपुरी में समझने के कोई कहता है ठेका लेके ये कार्य किया है, इतना पैसा लो, ठेकेदार ठेका में काम करो। वही कहता है ठेकेदार द्वारा पेड़ों को कटाई को रोकना, पेड़ों की रक्षा करना। इसका मुख्य उद्देश्य था क्या कि ठेकेदारों द्वारा पेड़ों की कटाई को रोकना और क्या पेड़ों की रक्षा करना, इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक ना। इस आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भूमिका रही। मतलब इस जो आंदोलन चलाया गया था चिपको आंदोलन, उसमें क्या कहा, जो महिला थी उसकी सक्रिय भूमिका रही, यानी कि उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। महिलाओं क्या करती थी, महिलाओं पेड़ों से चिपक कर पेड़ों की कटाई की विरोध करती थी। क्या करती थी? जो पेड़ों से चिपक जाती थी और पेड़ों की कटाई की विरोध करती कि पेड़ नहीं काटना है, इससे प्रदूषण फैलता है, बहुत ऐसा कुछ होता है, उसको मतलब रोकना है। इसी कारण से यही चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। तो समझ गए, फिर से एक बार पढ़ने का प्रयास करो। 1970 के दशक में उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में क्या हुआ, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन चलाया गया था। और चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठेकेदार द्वारा पेड़ को कटाई को रोकना और पेड़ों की रक्षा करना। इसमें क्या, इस आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय भूमिका निभाई, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इस प्रकार से भी कह सकते हैं। और महिलाओं क्या करती थी, पेड़ों से चिपक कर उसकी कटाई को रोकती थी, ठीक ना, विरोध करती थी। यह क्वेश्चन बीएसवी के 2015, 2017, 2019 के बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 4 नंबर क्वेश्चन ले। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कैसे? देखिए आतंकवाद समझते हैं ना, मतलब लूटपाट करना, अपहरण करना, हत्या कर देना दिन दहाड़े, उसको आतंकवाद बोला जाता है। तो आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती कैसे है बताइए। लोकतंत्र जो सत्ता पे होगा उसको उससे धमकी देना, उसको दबाव डालना कि हमको इतना पैसा चाहिए, तो लोकतंत्र की चुनौती ही है। तो ये कहता है आतंकवाद एक बहुत बड़ी चुनौती है। आतंकवाद क्या है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। अपनी क्या होता है, नाजायज मांग, नाजायज मतलब समझते हैं, मतलब कोई जायज़ नहीं है, मतलब नाजायज मांगों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालता है। जो आतंकवाद है वो बहुत बड़ी चुनौती है और अपनी नाजायज मांग, मतलब उसकी कोई जायज़ नहीं है, मतलब धमकी देकर नाजायज मांग की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालती है, सरकार को धमकी देती है। हत्या, दबाव डालना, हत्या, अपहरण, लूटपाट आदि घटनाओं को अंजाम देता है। कौन? आतंकवाद। इसी को आतंकवाद कहते हैं। यानी कि आतंकवाद जो लोकतंत्र की बहुत बड़ी चुनौती है, इसका कारण क्या है कि वो अपने नाजायज मांगों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना, हत्या करना, अपहरण करना, लूटपाट आदि घटनाओं को अंजाम देना ही आतंकवाद कहलाता है। समझ गए आतंकवाद क्या है, मतलब हत्या करना, लूटपाट करना, किसी को अपहरण करना, किसी को मतलब धमकी देकर उससे कुछ घूस मांगना, कुछ भी ऐसा, उसको आतंकवाद कहते हैं, ठीक ना। आतंकवाद देश के लिए एकता, अखंडता खतरे पड़ती है, यानी कि जो देश की जो एकता होती है, अखंडता होती है, उस पर भी खतरा पड़ता है। किसका? आतंकवाद से। तो कहते हैं आतंकवाद से देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाती है। बिल्कुल सही है। अगर आपसे धमकी करके कोई आपको कहे कि 2 लाख रुपया दो ना तो मार देंगे, तो आप क्या खींचेगा? उसको देना पड़ेगा। जान से प्यारा तो पैसा नहीं है। तो वही कहता है अखंडता पर भी, एकता पर भी प्रभाव पड़ता है। देश का विकास के विरुद्ध हो जाता है। मतलब देखिए जो देश का विकास है अवरुद्ध हो जाता है, मतलब वह विकास घट जाता है, रुक जाता है। जब भाई कोई पैसा ले लेगा, कोई नाजायज पैसा मांग रहा है, देश के विकास के हित में कार्य नहीं हो रहा है, तो जो पैसा देगा वो अवरुद्ध हो जाएगा, मतलब बेकार चला जाएगा। तो देश की विकास अवरुद्ध हो जाता है। अतः किसी भी देश के लिए आतंकवाद बहुत बड़ा चुनौती है।
देखिए जो भी बात हम बोल रहे हैं उसको भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप सेम टू सेम इसी को लिखिए, उसमें से इधर उधर करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आर्ट पढ़ रहे हैं, कोई साइंस नहीं, ठीक ना। तो आतंकवाद लोकतंत्र की बहुत बड़ी चुनौती है। वो अपनी नाजायज मांगों के लिए सरकार पर दबाव डालता है। डालना, हत्या, अपहरण, लूटपाट आदि को अंजाम देना ही आतंकवाद कहलाता है। आतंकवाद देश की एकता अखंडता पर खतरा पड़ती है। उसकी आतंकवाद से देश की क्या होती है, एकता अखंडता पर एक प्रभाव पड़ती है और देश की विकास की वो अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि वो देश का जो विकास है वो रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। अतः किसी भी देश के लिए, मतलब कोई भी देश हो, उसके लिए आतंकवाद बहुत बड़ी चुनौती होती है। यह क्वेश्चन 2014, 2015, 2017, 2020 के एग्जाम में पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, परिवारवाद जातिवाद बिहार में, यानी कि परिवारवाद जातिवाद बिहार में किस तरह लोकतंत्र को प्रभावित करता है। देखिए यहाँ बात बहुत अच्छा क्वेश्चन है, या देखिए काफी इंपॉर्टेंट, आपको समझाने का प्रयास। परिवारवाद मतलब क्या होता है, अपने परिवारों को बढ़ोतरी देना। जातिवाद क्या होता है, जातिवाद मतलब अपनी जातियों को बढ़ोतरी देना, अन्य जाति से भेदभाव करना, इसी को जातिवाद कहते हैं। जैसे परिवारवाद बिहार लोकतंत्र में बात करा है, लोकतंत्र में क्या प्रभाव है। देखिए जिस घर में अगर देखिएगा, एक घर में अगर मुखिया तो वही घर में सरपंच होगा, वही घर में वार्ड होगा, वही घर में सब चीज़ होगा। अगर एक घर में विधायक बन गया ना तो उसके खानदानी विधायक बनने लगेगा। तो क्या है, अपने परिवार को सुख दुख के लिए कार्य कर रहा है, अपने जो सागा संबंधी है उसको मतलब बढ़ोतरी देता है, उसी को परिवारवाद कहते हैं। ऐसा बिहार में होता है और ऐसे राज्य में नहीं होता, ज़्यादातर बिहार में ही होता है कि एक बार अगर मुखिया बन गया ना तो उसके ओकरे घर में एक बार बनेगा, वार्ड बन जाएगा, एक बार सरपंच बन जाएगा, मतलब सब अपने लिए करेगा। जो जात का है ना वो अपने जात का सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेगा। इसके अलावा अरे भाई जाति क्या है, कोई जात वहाँ से घर से वहाँ से पैदा नहीं होता, तो अपने जाति की ज़्यादा सपोर्ट करता है, वही होता है जातिवाद, वही होता है परिवारवाद। देखिए यहाँ पे क्या, बिहार में परिवारवाद और जातिवाद का बोलबाला रहा है, या अभी से नहीं सदियों से रहा है कि जो यहाँ पे बिहार में परिवारवाद जातिवाद क्या है का बोलबाला रहा है। किसमें, बिहार में। प्रमुख राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदों पर अपने संघ यानी कि अपने सगे संबंधियों को बैठाना। जैसे कि अगर एकदम मुखिया बन गए ना तो अपने सगे संबंधियों को सोचिएगा वार्ड बना लेते हैं या उप मुखिया बना लेते हैं, होता है ना कि हम जो करेंगे वही करेगा वो। तो वही कहता है यहाँ पे प्रमुख राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदों पर अपने सगे संबंधियों को, मतलब अपना सागा जो मतलब खास अपना सागा होता है ना खास, तो वही सागा संबंधियों को बैठाना परिवारवाद है। उसी प्रकार न्याय अन्याय को विचार किए बिना अपनी जाति की पक्ष लेना, दूसरी जाति की विकास करना जातिवाद है। जैसे कि देखिए मतलब न्याय अन्याय की विचार किए बिना, मतलब उसका क्या है, उसका क्या दोष है, क्या दोष नहीं है, बिना विचार किए बिना अपनी जातियों को पक्ष लेना, मतलब अपनी जाति की तरफ मतलब मुड़ जाना, अपनी जातियों की तरफ मतलब पक्ष ले रहा है, कहना कि ये अपना जाति की तरफ से है, चाहे इसके तरफ से है, इसके पक्ष लड़ रहा है, इस पर कहा जाता है ना। तो अपनी जातियों को पक्ष लेना, दूसरी जातियों को विकास करना जातिवाद है। यानी कि जो दूसरी जातिवाद है उसके विकास करना जातिवाद कहलाता है। मतलब अपनी जाति को विकास करना ही जातिवाद कहलाता है कि अपनी जाति को विकास कर रहे हैं, दूसरी जाति को भेदभाव कर रहे हैं, तो उसी को जातिवाद कहा जाता है। बिहार में ये दोनों बातें मतलब हावी रही है, मतलब ये दोनों जो बात है हर दम हावी रही है। हावी मतलब किसी पर कब्जा, हावी करना मतलब कब्जा करना, तो हावी रही है, जिससे बिहार में लोकतंत्र प्रभावित हुआ है और बड़े बड़े जातीय दंगा भी हुआ है और बड़े बड़े जातीय दंगा भी देखने को मिला है। यही जातिवाद परिवारवाद के कारण ही होता है। तो फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा, बिहार में परिवारवाद जातिवाद का बोलबाला रहा है। देखिए प्रमुख जाति मतलब राजनीतिक और प्रशासनिक जो पद होते हैं वो अपने सगे संबंधियों को बैठाना, जो अपने सगा संबंधी उसी को परिवारवाद कहा जाता है। अपने परिवार को संबंधियों को बैठाना, जैसे कोई वैकेंसी निकला, अगर आप कुछ पद पे हैं तो उस अपने परिवार के ये बैठा देना। जैसे कोई सरपंच है, चाहे कोई भी मतलब यहाँ पे जैसे वार्ड हुआ तो अपने जो भी काम आया तो अपने जाति को, चाहे कोई भी अगर फंड आया तो अपने परिवार के लोगों को दे देना। तो अब भाई अपना परिवार का हित में काम कर रहा है ना, तो उसी को परिवारवाद कहते हैं। जातिवाद क्या है कि मतलब अन्य जाति को, मतलब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इस प्रकार से, मतलब इसी प्रकार जो अन्याय मतलब न्याय अन्याय को विचार किए बिना, मतलब उस पर सोचे समझे बिना अपने जातियों को पक्ष लेना, अपने जातियों को विकास करना ही जातिवाद कहलाता है, ठीक ना। बिहार में ये मतलब बात हावी रही है, सदियों से हावी रही है, जिससे बिहार में लोकतंत्र प्रभावित हुआ है और बड़े बड़े जाति दंगा भी देखने को मिला है। आपको समझ में आया क्वेश्चन? यह क्वेश्चन 14, 16, 17, 19 में क्वेश्चन 18 में क्वेश्चन पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, दांडी यात्रा से क्या उद्देश्य थे, यानी कि दांडी यात्रा जो हुआ था इसके लिए उसके उद्देश्य क्या थे। तो देखिए बात पहले समझ लीजिए, दांडी यात्रा क्यों हुआ था। देखिए दांडी यात्रा जो गांधी जी के मतलब नेतृत्व में हुआ था, गांधी जी ने किए थे,
और क्यों किए थे? क्योंकि जो अंग्रेजी सरकार था उनके खिलाफ हुआ था, जो नमक कानून था उसको तोड़ने के लिए दांडी यात्रा किया गया था। तो इसका क्या था, कैसे हुआ? देखिए होता क्या है, गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी 12 मार्च जैसे लिखा हुआ डेट 12 मार्च 1930 को गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी की समुद्र तट से, यानी कि देखिए बात समझिए, जो यहाँ पे गुजरात में ये जगह है, यहाँ पे गुजरात में साबरमती आश्रम से दांडी की समुद्र तट तक लगभग 390 किलोमीटर दूर है। यानी कि यहाँ से मतलब कितना दूरी तय करना था, 390 किलोमीटर की यानी कि दूरी। यानी कि वही कहता है महात्मा गांधी ने 1930 में मतलब 12 मार्च 1930 को गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा, यानी कि दांडी यात्रा भी कह सकते हैं, दांडी की समुद्र तट तक लगभग 390 किलोमीटर की दूरी 80 यानी कि 80 सहयोगियों के साथ प्रारंभ किया था। यानी कि 80 सहयोगियों के साथ प्रारंभ किया, जिसमें लोग जुड़ते गए, यानी कि वहां तक जाते जाते उसमें लोग जुड़ते गए और दांडी यानी कि दांडी तक पहुंचते पहुंचते उनकी संख्या 50,000 हो गया। अब सोच लीजिए, यानी कि उन्होंने मात्र 80 व्यक्तियों से 80 सहयोगियों के साथ प्रारंभ किया था दांडी तक पहुंचने के लिए, ठीक है ना। और वहां तक पहुंचते पहुंचते क्या होता है 50,000 व्यक्तियों ने वहां पर शामिल हो गए। वह यात्रा बेसिकली 24 दिनों के था। वह यात्रा कितना, 24 दिनों का था। तो यहाँ पे 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने क्या, समुद्र के पानी से नमक बनाकर, अंग्रेजी सरकार था उसके नमक कानूनों को तोड़ दिया। इसका दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी कि समुद्र के पानी से नमक बनाकर सरकार के नमक कानून को तोड़ना। समझ गए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, समुद्र के पानी से नमक बनाकर क्या, सरकार के नमक कानून को तोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके कितने दिन लगे थे? तो 24 दिन लगे थे। वहां तक पहुंचते पहुंचते कितने आदमी हो गए थे? 50,000 आदमी हो गए थे। तो ये क्वेश्चन समझिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे फिर से समझाने का प्रयास करूं, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को गुजरात के साबरमती आश्रम से 130 किलोमीटर दूर, यानी कि दूरी पर जो वहां पे येती है दांडी यात्रा, मतलब दांडी यात्रा की समुद्र तट से लगभग 390 किलोमीटर की दूरी कितना आदमी से, 80 आदमी, यानी कि 80 सहयोगियों के साथ प्रारंभ की, जिसमें लोगों को जुड़ते गए और दांडी तक पहुंचते पहुंचते उनकी संख्या 50,000 हो गई। और वह 24 दिनों तक की मतलब सफर था, 24 दिन की यात्रा थी। और 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने समुद्र की पानी से नमक बनाकर अंग्रेजी सरकार के नमक कानून को तोड़ा। और इसका मुख्य उद्देश्य वही था कि समुद्र के पानी से नमक बनाकर उसकी कानूनों को तोड़ना। यह क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, रासायनिक हथियार नापाल और एजेंट ऑरेंज क्या है? जो रासायनिक हथियार था, यानी कि नापाल और एजेंट ऑरेंज बेसिकली क्या था? देखिए नापाल एक ऐसा मतलब ऑर्गेनिक ऐसा था, मतलब रासायनिक हथियार था जो वह बेसिकली त्वचा में चिपक कर जलता था, वह जलता था। एजेंट ऑरेंज बेसिकली ऐसा था जो पेड़ की पत्तियों को झुलसा कर रख देता था, यानी कि कैसे जंगल, इसका उपयोग जंगलों को खत्म करने के लिए किया जा सकता है, जंगल को उजाड़ने के लिए। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, अमेरिका और वियतनाम युद्ध में अमेरिका द्वारा वियतनाम पर नापाम और एजेंट ऑरेंज रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया गया। बात समझिए, जब अमेरिका और वियतनाम की युद्ध हुआ था उसमें अमेरिका ने क्या किया था, वियतनाम पर नापाम और एजेंट ऑरेंज रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया। देखिए नापाम एक कार्बनिक यौगिक है, यानी कि कार्बनिक यौगिक था। आपको भी पता है कार्बनिक यौगिक है जो बेसिकली वह आपको कार्बनिक यौगिक आप पढ़े होइएगा, आपको पढ़ाना है, ऐसे भी 10th में पढ़ना है, 12th में पढ़ना है। तो नापाम एक ऑर्गेनिक क्या है, यानी कि कार्बनिक, जिसको ऑर्गेनिक बोला जाता है। कार्बनिक क्या है, यौगिक था जो अग्नि बमों में, यानी कि अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ, जो अग्नि बम होता है उसमें गैसोलीन के साथ मिलकर एक मिश्रण तैयार करता है, एक ऐसा मिश्रण तैयार करता है जो त्वचा में चिपक कर क्या करता है, चिपक कर जलता रहता है। क्या होता है, जलता होना चाहिए, चलता नहीं, जलता होना चाहिए, जलता, चिपक कर जलता रहता था, ठीक ना। तथा एजेंट ऑरेंज एक ऐसा जहर है, जिससे पेड़ों की पत्तियां झुलस जाती थी और उसकी जो फिर क्या हो जाता था, मतलब पेड़ों की पत्तियां झुलस जाती थी और फिर वह मर जाता था। वह क्या मर जाते थे, जब झुलस जाएगा पत्ता तो मर ही जाएगा ना। अमेरिका इसका उपयोग जंगलों को खत्म करने के लिए किया था।
बात समझिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं फिर समझाने का प्रयास करूं। अमेरिका ने क्या किया था, मोटे मोटे तौर पर समझिएगा, आप आराम से लिख पाइएगा। देखिए अमेरिका ने क्या किया, वियतनाम और अमेरिका के बीच युद्ध हुआ था। युद्ध हुआ तो अमेरिका ने क्या किया, वियतनाम पर नापाम और एजेंट ऑरेंज के रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया। नापाम बेसिकली एक ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक यौगिक था जो अग्नि बमों के साथ मिलकर यानी कि गैसोलीनों के साथ मिलकर एक मिश्रण तैयार करता है जो त्वचा में चिपक कर क्या जलता रहता है। तथा एजेंट ऑरेंज बेसिकली ऐसा जहर था जिसका मतलब जिसके प्रयोग से यानी जिससे पेड़ों की पत्तियां झुलस जाती थी और पेड़ मर जाता था। अमेरिका ने इसका उपयोग क्या किया था, जंगलों को खत्म करने के लिए किया था। तो देखिए जितना हम बात बोले हैं, अगर आप इसमें थोड़ा भी याद कर लीजिएगा तो वहां से अपना परिभाषा में वहां पर लिख दीजिएगा। यह आपको पता हो गया कि अमेरिका और वियतनाम युद्ध हुआ था, उसमें अमेरिका ने वियतनाम के नापाम एजेंट और ऐसे तो नापाम एजेंट ऑरेंज तो क्वेश्चन में ही रहेगा, तो नापाम एजेंट ऑरेंज का प्रयोग किया था। तो पता है कि नापाम क्या होता है, नापाम एक कार्बनिक यौगिक है, मतलब जो गैसोलीन आपको याद नहीं है, अग्नि गैसोलीन तो सीधे अग्नि बमों के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता है। वहाँ पे अच्छा प्रकार से लिखने का प्रयास कीजिए, आराम से नंबर मिलेगा, ठीक ना। आपको आराम से 400 450 प्लस नंबर आएगा, बस आराम से पढ़ते रहिए, ठीक ना। गैसोलीन के साथ मिलकर के एक मिश्रण तैयार करता है जो त्वचा के साथ चपक कर जलते रहता है। आपको पता है एजेंट ऑरेंज क्या है, एक ऐसा जहर है जिसका पेड़ के पत्ते झुलस जाता है, पेड़ मर जाता है, और अमेरिका इसका उपयोग जंगल को खत्म करने के लिए किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2015-2020 के एग्जाम में पूछा गया था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, साम्यवाद एक नई आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था थी कैसे। जो साम्यवाद था बेसिकली वह एक नई आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था थी कैसे। तो बात समझिए यहाँ पे, देखिए साम्यवाद ऐसा था मतलब एक नई आर्थिक और ऐसा व्यवस्था पहले कभी नहीं लागू किया गया था। इसमें क्या होता है कि जो सरकार रहता है, मेन राज्य कहती होता है, पूरा राज्य के होता है, जो कृषि होता है, खेती होता है, उसको क्या संपत्ति अपने राज्य के संपत्ति घोषित करके, और जितना राज्य में मजदूरी होता है मतलब जितना लोग होते हैं उसको काम करने के लिए मजबूर किया जाता है कि काम करना ही पड़ेगा आपको। ये ऐसा नहीं कि अपना मन की मर्जी नहीं, जो आप वहाँ पे जो टोटल जो कृषि का भूमि था वो बेसिकली राज्य का संपत्ति हो जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा कानून पहले नहीं हुआ था, इसीलिए कि यह नई आर्थिक था। ऐसे समझाने का प्रयास करो। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखिए 1917 की रूसी क्रांति के बाद यानी कि यहाँ पे देखिए रूसी क्रांति के बाद रूस में साम्यवादी व्यवस्था लागू की गई। बात समझिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नई आर्थिक क्यों हुआ था, तो वह हुआ था क्यों कि 1917 में रूसी क्रांति के बाद रूस में साम्यवादी व्यवस्था लागू की गई। क्या गया था, साम्यवादी व्यवस्था लागू की गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत कृषि भूमि को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया गया। भाई कृषि जो भी भूमि था कृषि, और इसके लिए क्या राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया गया, और किसानों में बांट दिया गया, और व्यक्तिगत संपत्ति को जब्त कर लिया गया। जो व्यक्तिगत संपत्ति जैसे आपके नाम पर खेत है उसको भी जब्त कर लेगा, वो भी राज्य का हो जाएगा। जो आपके घर में जो भी सामान है वो सभी राज्य का है, ठीक है, मतलब राज्य सरकार का हो जाएगा। वही कहता है कि व्यक्तिगत संपत्ति को जब्त करके राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया गया। अब प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम करना अनिवार्य हो गया, यानी कि भाई प्रत्येक व्यक्ति के लिए राज्य अब कहेगा, अब आकर मारेगा आपको कहेगा काम करो तो काम करना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। तो यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम करने अनिवार्य हो गया। और ऐसी व्यवस्था विश्व में पहले किसी भी देश में लागू नहीं की गई थी। अतः साम्यवाद एक नई आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था थी, यानी कि नई आर्थिक और नई सामाजिक व्यवस्था थी, ठीक ना। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे फिर से समझाने का प्रयास करूं। देखिए 1917 में रूसी क्रांति के बाद क्या हुआ था, रूस में जो साम्यवादी व्यवस्था लागू की गई थी, और इसमें क्या होता है, इस व्यवस्था के अंतर्गत जो भी कृषि भूमि था वो बेसिकली सरकार को यानी कि राज्य का संपत्ति घोषित कर दिया गया, और किसानों में बांट दिया गया कि आपको इतना में खेती करना है, ठीक ना, इतना ही में खेती करना है, और सभी का जो उपचार होगा राज्य रख लेगा। तो वो में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप बात समझिए। तो किसानों में बांट दिया गया, और व्यक्तिगत जो संपत्ति रहता है उसको भी क्या कहता है, जब्त करके राज्य को मतलब संपत्ति घोषित कर दिया गया, राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया गया। और प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम करने अनिवार्य हो गया। ऐसा नहीं कि आपको आज करने का काम है तो करिएगा, नहीं करने का मन है तो नहीं कीजिएगा, ठीक ना, अनिवार्य हो गया। ऐसी व्यवस्था विश्व में पहली कभी भी देश में किसी भी देश में लागू नहीं किया गया था। अतः साम्यवाद एक नई आर्थिक और राजनीतिक या सामाजिक व्यवस्था थी। यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह 2014-2017 के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में कुछ यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है पीला रंग से। देखिए यहाँ पे
जो यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, जो यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, यानी कि क्वेश्चन में उतार दिए हैं। क्वेश्चन में उतारने का मतलब क्या समझते हैं ना, क्योंकि क्वेश्चन नहीं, कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें क्वेश्चन फेंक दीजिएगा ना तो उसका लूप पे बढ़ जाता है। जैसे आप पूछा जाए जनता, लोकतंत्र, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है कैसे। अब भाई आप बताना पड़ेगा कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। बिल्कुल है, क्योंकि जनता चाहेगा ना तो कुछ नहीं हो सकता, लोकतंत्र बन ही नहीं सकता। जनता चाहेगा तो सरकार गिरा सकता है, और सरकार के द्वारा जो भी कार्य होता है जनता के हित में होता है, यानी कि जनता के लिए है, जनता के द्वारा है। जनता के द्वारा इसलिए कि अगर वो चाहे तो अभी अगर किसी हमारे प्रधानमंत्री के देखिए, अगर अच्छा काम नहीं करेगा तो अगला बार उसको सरकार गिरा के दूसरा को चुन सकता है, या ये भी कर सकता है कि चुनाव भी करा सकता है, और उसके पक्ष अगर पूरा खड़ा हो जाए तो पूरा चुनाव भी हो सकता है, ठीक ना, यह भी होता है, ठीक ना। तो इसका क्या मतलब है कि मतलब शासन है कैसे, तो चलिए बताते हैं। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका को जानते हैं ना, अमेरिका सबसे बड़ा देश हुआ है, मतलब कहने का मतलब है सबसे बड़ा धनी देश है ना अमेरिका। तो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति कौन है, तो अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन, ठीक ना। यह 12th क्लास में पढ़ना है अब्राहम लिंकन के बारे में। तो यहाँ पे 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। अब बताइए यहाँ पे लोकतंत्र, यह जो क्वेश्चनवा यहाँ से हाईलाइट किया हुआ है, क्या किए हम, क्वेश्चनवा उतार दिए कि नहीं, क्वेश्चनवा उतारे कि नहीं, खाली इसमें फेंटे क्या। यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था कि बस क्वेश्चन उतार दिए, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। समझ गए, क्योंकि अब क्या कहना है, क्योंकि क्यों है, तो जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, निर्वाचित प्रतिनिधि लोकतंत्र में शासन करता है। बिल्कुल सही है कि जो जनता द्वारा निर्वाचित, यानी कि जो भी जनता को चुना जाता है, जो भी प्रतिनिधि को चुना जाता है, निर्वाचित जो भी प्रतिनिधि होता है वही लोकतंत्र में शासन करता है। बिल्कुल सही है, लोकतंत्र जनता के लिए शासन है। अब यहाँ तो समझ गए, क्योंकि लोकतंत्र जनता के द्वारा क्यों है, जनता के द्वारा निर्वाचित जो भी होता है लोकतंत्र शासन करता है, ठीक ना। अब लोकतंत्र जनता के लिए शासन है कैसे, लोकतंत्र जनता के लिए शासन है कैसे, समझिए यहाँ पे लोकतंत्र जनता के लिए शासन है क्योंकि सरकार द्वारा जो कार्य किया जाता है वह जनता के कल्याण के लिए किया जाता है। समझे कि नहीं, यहाँ पे देखिए, यहाँ लोकतंत्र जनता के लिए शासन है, लोकतंत्र जनता के लिए शासन है क्योंकि जो सरकार द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वह जन के, यानी कि जनता के कल्याण के लिए किया जाता है। समझ गए ना, यानी कि उसके हित में किया जाता है, उसके सफलता के लिए किया जाता है। समझ गए। अब बोलिए जनता के द्वारा शासन है, जनता के द्वारा, तो लोकतंत्र जनता के द्वारा शासन है, लोकतंत्र जनता के द्वारा शासन है क्यों है, यदि जनता अपने, यानी कि यदि जनता अपने प्रतिनिधि के कार्य से संतुष्ट नहीं हो तो उन्हें चुनाव में हरा कर दूसरी प्रतिनिधि को शासन करने की अवसर देती है। बिल्कुल देखिए, जनता के द्वारा शासन इसलिए है कि अगर जनता जिसको चुनता है, देखिए जनता के द्वारा शासन क्योंकि देखिए उस, यानी कि यदि उन जनता, अब जो भी प्रतिनिधि है, जनता अपने प्रतिनिधि, यानी कि जिसको सरकार बनाया है और उससे संतुष्ट नहीं है, उसके कार्य से सफल नहीं है, मतलब वो संतुष्ट नहीं होता है, जो भी कार्य कर रहा है उसके पक्ष में नहीं कर रहा है, तो क्या कर सकता है, तो उन्हें चुनाव में हरा देता है और दूसरे प्रतिनिधि को शासन करने की अवसर देता है। बिल्कुल सही है। अगर अभी मोदी जी कार्य अच्छा नहीं करेंगे, लेकिन मोदी जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, बात है, अगर नहीं करेंगे, अब जो भी समझ लीजिए, आप लोग को सब जगह अलग अलग है, राजनीतिक बतियाने से क्या फायदा, यहाँ पे राजनीतिक पढ़ लीजिए उतना ही पर, कोई क्या कर रहा है कोई किसी के लिए नहीं है, ठीक ना। तो जो भी अच्छा नहीं करता है तो उसको अगला बार हरा दिया जाता है। बिल्कुल है कि नहीं, उसको मतलब उसका पक्ष में ज़्यादा वोट नहीं जाता, वो हार जाता है, दूसरा प्रतिनिधि आ जाता है तो उसको अवसर दिया जाता है। अब बताइए, अतः अब क्या करिए, उसको उतार दीजिए, अतः क्या कहा जा सकता है, अतः कहा जा सकता है लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के शासन है। समझ गए। तो बताइए यह कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कितना इजी क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा कि जनता के लिए शासन कैसे है लोकतंत्र। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखिए इतना बोल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा ना। इसका पीडीएफ क्या मिलेगा, मेरा एक नंबर है 91 17 82 30 62। अगर नहीं दिखा रहा है तो सुन लीजिए, 91 17 82 30 62। इस पर मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे, लेकिन आप जरूर लिख दीजिएगा 10th। क्या लिखिएगा 10th। आपको मिलेगा क्या वहाँ पे पीडीएफ, बिल्कुल यहाँ पे आराम से, वहाँ पे मतलब यह जरूर लिखिएगा 10th है, ठीक ना। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, सतह में सजदारी से आप क्या समझते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सतह में सजदारी से आप क्या समझते हैं। सतह मतलब कहता है ना, सतह पे बैठल है तो इसका रोब बढ़ गया है, कोई कहता है कि नहीं। कहने का मतलब है, समझ गए, देहाती भाषा में समझिए, भोजपुरी भाषा में समझिए, या जैसे मन करो वैसे समझने का प्रयास कीजिए, समझ में आना चाहिए। तो सतह क्या होता है, सतह मतलब इसके सतह है इसके हाथ में, तो ये कुछ भी कर सकता है क्या। तो ये सतह से सजदारी सब क्या, सजदारी मतलब बांटना। तो सतह में सजदारी का अर्थ समाज के सभी वर्गों को शासन में भागीदार बनाना,
बिल्कुल सही है कि सत्ता में साझेदारी मतलब सभी को, समाज के जो भी लोग हैं, जनता है, हमारे सभी वर्गों को सत्ता में भागीदार, भागीदार मतलब सभी को भागी होता है एक पर, तो कहता है ना ये चीज़ है तो सभी भागीदार है, जिसे कहने का मतलब ये क्या बोलते हैं, बट एक साथ सभी की चीज़ है, साझी, साझी नहीं बोलते, भागीदारी मतलब सभी का भाग है इस पर, भागीदार है, इस सभी के लिए भागीदार होता है। तो क्या सत्ता में साझेदारी का अर्थ समाज के सभी सभी वर्गों को शासन में भागीदार बनाना, बस ये सभी शासन में भागीदार बनाना। सत्ता की साझेदारी द्वारा समाज के सभी वर्गों को सत्ता का भागीदार बनने से उनकी समावेशी विकास होता है। बिल्कुल सही है। अगर जनता अगर सभी मतलब एक साथ मिल के करे, गांव के कल्याण के लिए अगर साझेदार होकर करे, सभी सोचे कि मेरा एक काम है, जैसे गांव का एक मंदिर है, मस्जिद है, अगर सब गांव वाले मिल के यह कार्य करे, वो अपने आप समझे कि यह मेरा भी है, उसका भी है, मतलब मेरा भी है, जितना मेरा हक है जितना उसका हक है, अगर सब मिल कर करे तो वो उसका विकास होगा, उसका कल्याण, उनकी जन कल्याण के लिए विकास किया जाएगा। वही कहता है सत्ता में साझेदारी का अर्थ होता है सभी वर्गों को शासन में भागीदार, यानी कि सभी वर्गों को जितना हक है उतना ही हक है। जैसे मुखिया बनाया तो जितना हक आपका है मुखिया पर, उतना ही दूसरे का भी हक है, क्योंकि मुखिया बना है तो उसका सब हक होगा। जैसे ग्राम पंचायत है, अगर आपके गांव में स्कूल है तो सभी का भागीदार उतना ही है जितना आपका है, ठीक है ना। तो भागीदार बनाना और सत्ता में साझेदारी द्वारा समाज के सभी वर्गों को सत्ता में भागीदार बनाने से, यानी कि बनने से उनका सामाजिक समावेशी विकास होता है। बिल्कुल सही है। अगर सबका मिलकर करे तो समावेशी विकास, यानी कि सभी के साथ विकास होता है, तथा आंदोलन एवं क्रांति की भावना नहीं रहती। बिल्कुल सही है। अगर गांव के लोगों या कोई भी अगर हो, समाज में मिलजुल कर रहिएगा, अगर मिलजुल कर कार्य करिएगा तो आंदोलन नहीं होगा, क्रांति नहीं होगा, समझ गए ना। तो क्रांति मतलब आंदोलन नहीं होगा, झगड़ा झुगड़ी नहीं होगा, इस सबसे आराम से बचा जा सकता है। यही सत्ता में साझेदारी का अर्थ होता है। आराम से इसको पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, मेरा नंबर पे मैसेज कीजिए। नंबर कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम पे से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे भी नंबर मिल सकता है, या 9117823062 पर मैसेज कीजिए, वहाँ पे लिखिएगा 10th, ठीक ना। तो वीडियो का लगा जरूर बताइएगा, नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा प्लीज़ यार, इतना मेहनत किए हुए, थैंक यू। क्या आप 10th और 12th में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए। ओपन करके केकेजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल करके ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर 10th और 12th का ऑल सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं और अच्छा नंबर उठा सकते हैं।